सीधा सवाल कि झारखंड में बीजेपी की हुई करारी हार को कैसे देख रहे हैं आप सर? देखिए प्रज्ञा, ये जो बीजेपी की हार हुई है झारखंड में, मैं उसको ऐसे देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां दो बड़ी गलती मेरे नजरिए से की है। हम्म। जिस प्रकार से उन्होंने चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजा और कुछ सिद्ध नहीं हुआ और वो बाहर आ गए कुछ दिनों में ही, तो इससे आदिवासी समाज को एक ऐसा लगा कि हमारे व्यक्ति को जानबूझ के प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो उन्होंने एक अस्मिता का प्रश्न उसको बना लिया। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि वोटिंग के दिन तक ईडी, सीबीआई और ईटी, आईटी के छापे पड़ रहे थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था निकल कुछ रहा नहीं और छापे आज तक पड़ रहे हैं। भाई छापे आप 2 महीने पहले मारिए, आप दोषी ठहराइए, बनाइए, कुछ दिखाइए, वो कुछ नहीं है। तो वो नूरा कुश्ती जो चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो दो क्रांतिकारी, आसाम के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता शिवराज चौहान जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार वहां पे थे। हालांकि शिवराज चौहान तो पुराने नेता हैं, उन्होंने तो थोड़ी सभ्यता रखी है, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से हेमंतो शर्मा ने जिस प्रकार से चीजों को तार तार किया है और बेशर्मी दिखाई है, उससे भी कहीं ना कहीं वहां का जो आदिवासी समाज है वो आहत दिखाई दिया है, और वो इनके चंगुल में बिल्कुल नहीं फंसा। तो एक कारण तो मैं ये मानता हूं। दूसरा, मैं कारण ये भी मानता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी सामधाम दंडभेद करके और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आपको चीजें दिख रही हैं, महाराष्ट्र में दिख रही हैं, उस पैटर्न पे अगर सरकार बनाने की कोशिश करती या बनाती, तो जो लोग सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं तमाम आकलन के बाद, और हम्म। आकलन मंथन और आत्मंथन सब चल रहा है हरियाणा के बाद, अभी महाराष्ट्र हम्म। में, इससे जनता में एक मैसेज अलग तरह का जा रहा है। अगर उसी पैटर्न पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनाव बनाती, तो कहीं ना कहीं हम्म। दिक्कत हो सकती थी, एक विस्फोट हो सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के मुंह बंद करने के लिए कि जो आरोप मशीनों पे लगाए, जो उनके साम दाम दंड भेद पे लगाएं, तो कम से कम हम्म। फिर वो ये कह सकते हैं चैनलों पर बैठ के उनके प्रवक्ता, तो अगर आप महाराष्ट्र में हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो हमने झारखंड में क्यों नहीं किया। तो वो झारखंड को इसलिए भी उन्होंने दे दिया। और झारखंड के मुकाबले में जो बड़ा स्टेक अडानी का है वो हम्म। महाराष्ट्र में है। झारखंड में भी है उनका, लेकिन झारखंड में इतना बड़ा नहीं है जितना महाराष्ट्र में है। दूसरा, अच्छा आपको केपी ये मलिक देखना सर, होगा कि एक एक मिनट जी, में आपको टोक रही हूँ इस बात के लिए कि चलिए ये बात तो ठीक है कि ये लोग कह भी रहे हैं कि मुबारक हो अडानी साहब की जीत हो गई, लेकिन जोक सपाट, बट क्या झारखंड में क्या जेएमएम ने या फिर विपक्ष ने उतनी मेहनत नहीं की जो भाजपा ने उनकी झोली में झारखंड डाल दिया? क्या वो हार जाते? मैं आपकी बात को थोड़ा विस्तार से समझना चाहूंगी। देखिए प्रज्ञा, मैं दो चीजें देखता हूं। हेमंत सोरेन एक बहुत बड़े नेता बन के उभरे हैं, और हम्म। अगर मैं पहले भी चर्चा आपके चैनल पे की थी कि अगर आप हेमंत सोरेन का पिछले 1 महीने से चेहरा मोहरा और उनका हुलिया देखेंगे, तो हमें उनके पिताजी याद आते हैं, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन का यही तरीका होता था। हेमंत सोरेन ने बीच में चश्मा भी पहनना शुरू किया था, तो लोग उनको उनमें उनकी छवि देखते थे। जैसे हमारे वेस्टर्न यूपी में जयंत चौधरी की छवि कुछ दिन देखी थी लोगों ने, चौधरी चरण सिंह की। हालांकि बाद में तो वो धूमिल हो गई छवि, और वहां छवि प्रधानमंत्री जी की दिखने लगी, वो एक अलग बात है। लेकिन झारखंड में उस छवि ने बड़ा काम किया, और उस पर सोने पर सुहागा जो काम किया जब वो जेल में गए। जो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन है, वो एक बहुत बड़ी नेता और उनकी जो एक प्रतिनिधि है आदिवासियों की, वो बन के उभरी हैं। उनको एक बड़ा मौका इस बीच में मिला, और लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया, और गैप बहुत ज्यादा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश नहीं की है, सामदाम दंडभेद नहीं किया, ऐसा नहीं है, लेकिन गैप बहुत ज्यादा है। तो इतने बड़े गैप को भरने के लिए, उस चीज को सेटल करने के लिए, वहां पे तोड़फोड़ करने के लिए, कोई भी इस तरह की चीज करने के लिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी सामधाम दंडभेद करे, उसको करने के लिए गैप बहुत ज्यादा था। तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि वहां वो इस लेवल पर गड़बड़ी नहीं कर सकती थी। ये भी एक बहुत बड़ा कारण मैं झारखंड में देखता हूं प्रज्ञा। उत्तर प्रदेश के जो हमने देखे नतीजे, इतना तो किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का चुनाव लड़ा गया वो तो किसी से छुपा नहीं है। प्रशासन की गलती तो खुद चुनाव आयोग ने मानी और कहा कि अब ऐसा नहीं होगा। उसके पहले तो कितना कुछ गंगा में पानी बह गया होगा। तो बंदूक के दम पर जो चुनाव उपचुनाव हुआ सर, पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उपचुनाव जो हुए उसमें वो तो सत्ता का चुनाव होता है, प्रशासन का चुनाव होता है, ताकत का चुनाव, शक्ति का चुनाव होता है।
तो उसमें इतना डर खौफ क्यों पैदा हो गया था? और अब जब इतनी जबरदस्त भाजपा 7 पर है, सपा 2 पर है, तो सर क्या लगता है, जो सपा एक बात कह रही थी शुरुआत से कि अधिकारी तो ये कह रहे हैं कि बस सर्टिफिकेट तैयार करके रख लिया है, जीते कोई भी भाजपा के हाथ में देने के लिए सब तैयार बैठे हुए हैं सारे अधिकारी लोग, तो क्या ये बात सच साबित होती हुई दिखी क्या सर? देखिए प्रज्ञा जी, आपने खुद ही कहा कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो, अगर ये नहीं होगा तो बाबा नप जाएंगे। तो बाबा को अगर बचाना है तो 6 से ऊपर लाना है। अगर 6 से नीचे आता है तो कटोगे और बटोगे हो जाएगा। ये कटोगे और जो बटोगे था, ये किसी और के लिए नहीं था, ये सेंट्रल बाबा को काट देगा। क्योंकि मैंने आपको जो बताया था और पहले कई बार डिस्कशन हो चुका है, जो पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के डमी सीएम बैठे हैं हर जगह, उत्तर प्रदेश थोड़ा उससे जुदा है। बाबा जो है सुन नहीं रहे हैं, तो ये बाबा पे कंट्रोल करने के लिए भी था। अब बाबा ये कह सकते हैं कि देखो भाई, मेरा बटोगे कटोगे महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा चला और उत्तर प्रदेश में तो उसने बम बम कर ही दी है। अब वो आपके सामने तस्वीरें आए, पुलिस के लोगों को सस्पेंड किया जाए, चुनाव आयोग ने देखिए निर्णय ले लिया उत्तर प्रदेश में। हैरानी की बात तो मेरे लिए ये है, चुनाव आयोग तो निर्णय लेता ही नहीं है, वो तो सोता रहता है। लेकिन निर्णय अगर उसने लिया है तो इसका मतलब जितना निर्णय लिया उससे कहीं बड़ी घटना है, उससे कहीं बड़ी चीजें हैं, और वो दिखाई दे रही है वीडियो में। तमाम सोशल मीडिया पर वीडियो आए हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उन्होंने वीडियो जारी किए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चीजों को दिखाया है। और जहां से हम और पुष्पेन जी ताल्लुक रखते हैं, मीरापुर से, हमने देखा है कि दरोगा बंदूक लेके खड़ा हुआ। वहां उस गली में क्यों खड़ा है दरोगा? पुलिस क्यों लगी हुई है उस गली में? पुलिस बूथ के आसपास रहती है और पुलिस का काम है कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखे। अगर किसी को किसी का आईडी कार्ड चेक करना है, किसी की आइडेंटिटी चेक करनी है, तो वो इलेक्शन कमीशन के लोग करेंगे। जब वो अंदर जाएंगे, एजेंट कर सकते हैं, दूसरे अधिकारी कर सकते हैं, कोई डीएम आया, कोई अफसर है, वो कह सकता है भाई आप कौन है। ये पुलिस जो चेक कर रही है, जो कांस्टेबल कर रहे हैं, कौन है तो मुस्लिम है, भगाओ इनको, फलाना है, हाँ चलो वोट डालो। तो ये जो चीजें हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीटें आप जो है 9 की 9 भी जीत सकते हैं ऐसे तो, लेकिन 9 जीतेंगे तो फिर सवाल कड़े उठेंगे। तो इसलिए 7 जीतो या 6 जीतो, ताकि जस्टिफाई किया जा सके। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, हैरानी की बात मेरे लिए ये है महाराष्ट्र में कि शिवसेना 15-17 पे सिमट जाए। शरद पवार, जिनको हम चाणक्य की बात करते हैं, वो 10 या 9 पर सिपट जाए। कांग्रेस जो है 20 पकड़ना मुश्किल हो जाए। तीनों मिला के 50 पार ना कर पाए। ये सबसे बड़ी हैरानी की बात है। और भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पे 120 ले आए, 125 ले आए, 130 ले आए, और बाद में शिवसेना शिंदे को ही तोड़ के अपना फुल मेजोरिटी करके सरकार भारतीय जनता पार्टी बना ले। तो कौन सी हैरानी की बात है? वो तो बेचारे कहीं ही टूटे टुटाए, वो तो हमेशा टूटते रहे हैं। और जो अजीत पवार जैसे लोग हैं, जिनको लोग सोच रहे थे कि ये खत्म हो जाएंगे, वो भी आ गए हैं। तो उन्हीं की पार्टी को पूरा मर्ज कर लिया जाए भाजपा में। ये भी तो समीकरण अभी दिखेंगे आपको। ये तो हम जो चर्चा कर रहे हैं, जो हो चुका उस पर चर्चा कर रहे हैं, जो होने वाला है उस पर चर्चा करिए। अभी महाराष्ट्र में असली गंगा में पानी बहेगा, जो समुद्र में जाएगी गंगा। जो धारावी है, उस धारावी की धार किस ओर जाएगी, वो भी तो देखना है। अभी अभी तो बहुत कुछ खेला होने वाला है। अगर मंगलवार तक इन लोगों ने सहमति नहीं दी तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो सारी चीजें अपने हाथ में आ जाएंगी। तोड़फोड़ ज्यादा करने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि शिंदे की जो पार्टी है उसमें भी कई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। जो अजीत पवार की पार्टी है उसमें भी कई भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो सब तमाम बिना बुलाए मेहमान हैं, जो सब भाजपा का झंडा लेके खड़े हो जाएंगे। तो आपका बहुमत हो जाएगा और आप सरकार बनाएंगे, और भारतीय जिस डमी सीएम को चाहेगी उस डमी सीएम को बना देगी। हालांकि मुझे लगता है कि फडणवीस बन जाएंगे, क्योंकि फडणवीस भी केंद्र की डमी ही है। लेकिन अगर फिर भी लगता है कि नहीं, इनको भी छोड़ो, थोड़ा उछलने लगे हैं, एक का तो दिमाग ठीक कर दिया है, विनोद तावड़े जी भी थोड़ा सा कोशिश कर रहे थे, तो उनको तो निपटा दिया है। तो फडणवीस को भी निपटाने के लिए कहीं वसुंधरा वाला मामला ना हो जाए और किसी ऐसे क्रांतिकारी को सीएम बना दें जो सीधा दिल्ली नमस्कार करता रहे सुबह शाम, ये भी हो सकता है, ये दिखेगा आपको। तो बात वो की जाए जो होने वाली है, जो हो चुकी है।
अब जैसे कि पुष्पेन जी ने कहा, अमिताभ जी ने भी आंकड़े भी रखे झारखंड के, सारी बात है। झारखंड में मैं ये कह रहा हूँ अंतर बहुत ज्यादा था, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे भी कमाल करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। हेमंत शर्मा ने जिस तरह से झारखंड में नंगा नाच किया है वो किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से वहां एजेंसियां लगी रही हैं अंतिम समय तक और सब कुछ करने की कोशिश की है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का वहां पे इस तरह से सरकार ना बनाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए कसमसाने वाली स्थिति है। दूसरी बात, अगर आप महाराष्ट्र में देखें, अभी हम एक बाइट सुन रहे थे विनोद तावड़े की, किस प्रकार से बेशर्मी से खड़े होकर वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है और इनका योगदान है, फलाने का योगदान है, ढिम का योगदान है। मैंने कहा बीच में रोक के डिबेट में कि सबसे बड़ा योगदान तो आपका है, आपने कुर्बानी दी है, पैसा बांटा, करोड़ों रुपए पकड़े गए आपके साथ, 9 लाख तो रिकॉर्ड में ही दिखाने पड़े क्योंकि मजबूरी है दिखाना। और धन्यवाद उन लोगों का है जिन्होंने आपको पकड़ा, जिन्होंने पकड़ा आपको। वो कौन थे? ना वो कांग्रेस के थे, ना वो पुलिस वाले थे, ना वो किसी शिवसेना के थे, वो तो तीसरे लोग थे, उन्होंने आपको पकड़ लिया। अगर ऐसे जनता खड़ी हो, दूसरे लोग खड़े हो, तब पकड़ा जाए। अंत में मैं प्रज्ञा जी ये कहना चाहता हूं, मैंने पिछले चैनल पे भी कहा कि आप लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तमाम लोग हों, कांग्रेस हो, अखिलेश यादव हो, क्या लोकतंत्र यहीं तक बच जाता है क्या कि अपने विधायक को जिता लो और उसको सरकार में शामिल करा दो या अपनी पार्टी की सरकार बना लो और बच गया लोकतंत्र? क्या ये लोकतंत्र है क्या? तो फिर मैं जेपी का जो आंदोलन हुआ था उस तरफ लोगों को लेके जाता हूं और वहां पूछता हूं, क्या जेपी ने ये सोच के आंदोलन किया था कि इंदिरा गांधी से सत्ता छीन के मुझे प्रधानमंत्री बनना है, या वो चाहते थे कि लोकतंत्र जिंदा रहे और जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरेंगे, चाहे वो सियासी दल हो और चाहे हम जैसे पत्रकार हो, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे और उसकी जड़ में नहीं जाएंगे। अब हरियाणा का चुनाव समाप्त हो गया, आज महाराष्ट्र का चुनाव समाप्त हो गया, सरकार बन जाएगी और हम दूसरे मुद्दों में हमें उलझा दिया जाएगा। अब आज बयान आया, हमने अखबारों में पढ़ा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम जो चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा, उनसे पूछा कि भैया सबसे बड़ा आरोप तो आपके स्टेट में रिश्वत ली गई, आपके अधिकारियों ने ली है और पिछली सरकार में ली गई, तो आप क्या कर रहे हैं? बोला ये तो अभी आरोप अमेरिका ने लगाया है, हम इसका अध्ययन करेंगे, अध्ययन करेंगे और फिर देखेंगे। अब वो 1-2 साल अध्ययन करने में लगाएंगे और अमेरिका में तो बिना अध्ययन ही उनके वारंट निकाल दिए हैं, वो तो बिना अध्ययन निकाल दिए उन्होंने। तो वो बिना अध्ययन के निकाल सकते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जी नहीं निकाल सकते। तो इसलिए यहां कुछ भी कहना, कुछ भी सोचना बेमानी है। कितना बढ़िया चुनाव देखिए बांग्लादेश में हुआ था और फिर क्या हुआ? जब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तो फिर क्यों कोई सड़क पे आया? तो वो लोग क्यों आ गए सड़क पे? जब यहाँ इतना अच्छा चुनाव हरियाणा में हो गया और इतना अच्छा चुनाव महाराष्ट्र में हो गया, पुष्पेन जी ने कहा कि 4 महीने में ऐसा लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया, महाराष्ट्र में, हरियाणा में ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया 4 महीने में। कौन सी जड़ी बूटी खा ली इन्होंने? तो ये हृदय परिवर्तन थोड़ा सड़कों पे भी हो सकता है लोगों का, उसमें भी देर नहीं लगेगी जब आप इस तरह की हरकतें बहुत ज्यादा करेंगे। मैं एक वाक्य याद दिलाना चाहता हूं प्रज्ञा जी, 19 का, जब 19 में लोकसभा के चुनाव होने थे, मैं रेल मंत्रालय में एक अधिकारी के कमरे में बैठा हुआ था और वहां पीयूष गोयल रेल मंत्री थे, उनके कमरे में वो आ गए और इलेक्शन शुरू ही होने वाला था, आचार संहिता लग चुकी थी। पीयूष गोयल ने अपने मुंह से मेरे सामने कहा कि ये सब तैयारियां रखिए और हम बहुत जल्द लौट के आ रहे हैं। मैं हैरान रह गया सुन के, मैं हैरान इस बात को सुनकर रह गया कि चलिए अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनती भी है, पीयूष गोयल जी रेल मंत्री बनेंगे, ये कैसे इनको इतना कंफर्म है? और वहां से लेके 2019 से लेके आज हम 2024 में बैठे हैं, जो कहते हैं वो होता है। इन्होंने कहा हम 7 सीटें यूपी में जीतेंगे, जीत ली। इन्होंने कहा महाराष्ट्र में जीतेंगे, जीत लिए। हरियाणा में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आज के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा था कि सब मामला तैयार है। और कैसे ये जो है इनकी विडंबना देखिए, कैसे बेशर्मी से ये खड़े होकर कहते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं जो हार गए, और वो बेशर्मी इनकी देखिए। तो इनके साथ मुकाबला करना, आप संविधान के हिसाब से, सम्मान के हिसाब से, शुचिता के हिसाब से इन लोगों के साथ अगर आप मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे, तो उस लड़ाई में आप कभी नहीं जीत पाएंगे। आज हथियार दूसरे हैं, आज लड़ने का तरीका दूसरा है। अब आप बताइए,
जो पुष्पेन जी भी कह रहे हैं, अमिताभ जी भी कह रहे हैं कि इसलिए लोगों ने वोट दिया, लाडली बहना आ गई, तमाम योजनाएं आ गई। तो ये योजनाएं तो पहले भी रही हैं, तो आचार संहिता क्यों लगाते हो फिर? अगर आप वोटिंग वाले दिन या उससे एक दिन पहले उनके खाते में पैसे जमा कर रहे हो तो आचार संहिता का क्या मतलब है? बंद कर दीजिए आचार संहिता। और चुनाव आयोग का भी क्या लेना देना जब सरकारी चुनाव करा रही है तो बंद करिए चुनाव आयोग को भी। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर हम इस तरह की बात करते हैं, जब सरकार को ही चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग की जरूरत क्या है? सबसे बड़ा सर सवाल अब यहाँ तो चुनाव चुनाव आयोग आयोग पे पर लगता है। कोई, अब तो सर कोई सवाल उठाता भी नहीं चुनाव आयोग पर, अब तो कितना आदत हो गई उठाएंगे? सर। थक चुके हैं लोग, थक राजीव चुके कुमार हैं लोग, कहते हैं कि कितना लोगों उठाएं? का काम है कहना, छोड़ो कल की बात। भाई इतना चुनाव पे सवाल उठा चुके हैं, और कितना उठाएं जब कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सही लोग बात। भी परेशान हो गए हैं, सवाल उठा उठा के, कुछ वहां हलचल हो ही नहीं रही है। ये तो ऐसा होता है जैसे पुष्पेन जी के हमारे गांव में कोई आदमी गंभीर बीमार हो जाता है, उसको मेरठ इलाज कराते हैं 15 दिन 20 दिन, फिर वो डॉक्टर कहता हलचल है नहीं, फिर इसको एम्स ले आते हैं, वो एम्स का डॉक्टर बड़े बड़े इंजेक्शन मारता है उसको, उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती ही नहीं है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, ले जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। तो यही हो रहा है कि चुनाव आयोग में तो हलचल हो ही नहीं रही, जितने बड़े इंजेक्शन आप मार लो, जितनी सुई लगा लो उसको, उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, क्योंकि वो मर चुका है। बस उसको घर ले जाना बाकी है हम लोग। केपी मलिक सर, महाराष्ट्र में क्या बीजेपी की जो प्रचंड जीत हुई है, क्या ये एकनाथ शिंदे की विदाई के संकेत है? एकनाथ शिंदे जीत करके भी हार गए हैं क्या? क्योंकि बीजेपी के लोग तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाने की बात अभी से करने लगे हैं। देखिए प्रज्ञा, एकनाथ शिंदे टूल है, और जी। आधुनिक टूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी तस्दीक अभी अमिताभ जी ने और पुष्पेन जी ने भी की है। वो सिर्फ टूल हैं, यूज हो गए हैं वो, अब उनका फ्यूचर खत्म है। या तो वो चुपचाप पड़े रहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ज्यादा चूचा करेंगे तो उनकी पार्टी, जैसे उन्होंने शिवसेना तोड़ी थी, उनकी पार्टी टूट जाएगी और तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आ जाएंगे, और झंडा बुलंद जो है भारतीय जनता पार्टी के सीएम का वहां रहेगा। एक तो मिनट रोक रहा हूँ शिंदे की मलिक साहब। मजबूरी है अभी चुपचाप रहना जी। शिंदे का स्टेटमेंट आया है कि ये कहीं तय नहीं था कि जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसी का मुख्यमंत्री होगा, तो खटपट तो शुरू हो गई है। थैंक यू पुष्पेन नहीं सर नहीं सर, मैं तो पहले ही आपको बोल चुका हूं कि ये सरकार, आप लिख लीजिए कि ये बुधवार के बाद सरकार बनेगी, और बुधवार को वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि 25 तारीख को समय सीमा समाप्त हो रही है। जब समय सीमा समाप्त हो जाएगी, सरकार बनेगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो पावर किसके हाथ में आ जाएगी? फिर कौन चलाएगा अपनी? फिर राज्यपाल जी क्या करेंगे? वो तो 5 बजे सुबह मॉर्निंग में भी शपथ दिला देते हैं, आपको याद होगा। महाराष्ट्र में सुबह 5 बजे पत्रकार भी नहीं जा पाए थे, क्योंकि पत्रकार भी तो नहा धो के जाते हैं ना, तो आया ही नहीं था कोई, और शपथ हो गई थी। तो वो जो क्रांतिकारी कदम उठेंगे अभी, वो भी आपको देखने होंगे। बात हम जो यहाँ विस्तृत रूप से दूसरी कर रहे हैं कांग्रेस की, उसकी कांग्रेस की भी अपनी एक रणनीति है। अगर कांग्रेस बहुत अच्छे से कंधा मिला के झारखंड में चुनाव लड़ती, तो कांग्रेस कमजोर होना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस की भी झारखंड में सरकार रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इसलिए बहुत ज्यादा साथ खड़ी हुई दिखाई नहीं दी है कि एक तो कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है ग्राउंड पे, दूसरा क्या है कि कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों को बढ़ाना नहीं चाहती है। उसको ये लगता है कि जहां क्षेत्र दल कमजोर होंगे, समाप्त होंगे, वहां हमारी पार्टी का ही अंत में उदय होगा, और हमारी पार्टी को ही भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होना होगा। तो फिर कई कहाँ गया जगह इंडिया रणनीति। गठबंधन केपी मलिक सर? नहीं देखिए, इंडिया गठबंधन के सूत्रधार तो खुद नीतीश कुमार थे, वो तो अपना ही चले गए। तो इंडिया गठबंधन तो ये जो है राम नाम का इंडिया गठबंधन है, ये कोई ऐसा इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन नहीं है, ये संविधान बचाने का एक फॉर्मूला है जो मैंने बताया। सब अपने अपने लोगों को जिताना चाह रहे हैं। तो मैं इसलिए क्या कह रहा हूं कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिस तरह से कांग्रेस को प्रदर्शन करना चाहिए था वो नहीं किया, और उसमें कांग्रेस की अपनी कई सारी मजबूरी है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस में आज उन नेताओं सर की, क्या मजबूरी सर, एक तो मजबूरी बता दीजिए। मैंने एक नहीं 3 बताई अभी आपको, कि वो अपने जो संगठन है उसको समाप्त होते हुए नहीं देख सकता। महाराष्ट्र में जिसको आप तीसरे नंबर पे देख रहे थे, कांग्रेस को, शरद पवार और शिवसेना के बाद, वहां आज कांग्रेस सबसे ऊपर है।
उसके बाद शिवसेना, उसके बाद शरद पवार पहुंच गए हैं। तो मालूम है कांग्रेस को कि कल को जब सबसे लोग हार जाएंगे, सबसे सब विश्वास उठ जाएगा, सबसे तंग आ जाएंगे, तो वो कांग्रेस के साथ ही आएंगे। और यही रणनीति कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में थी कि भारतीय जनता पार्टी से जब विमुख हो गया है पिछड़ा और दलित, तो वो कांग्रेस की घंटी बजाएगा अगर कांग्रेस में जाएगा। और अल्टीमेटली अगर नुकसान अखिलेश यादव को होता है तो उसके साथ आज जो पीडीए का एक वर्ग है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे दूसरे हो, उनको भी मजबूरी में कांग्रेस का रुख करना पड़ेगा। क्योंकि जब परिस्थितियां ये बनेंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कौन हरा रहा है, तो ये कांग्रेस का कैंडिडेट है, तो मजबूरी में सब लोगों को कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस रणनीति पर भी जरूर विचार कर रही होगी, मुझे ये लगता है। और दूसरा सवाल मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि कांग्रेस के पास आज उन नेताओं का टोटा है जो ग्राउंड की हकीकत जानते हैं, जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आज जो कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस के पास जो रणनीतिकार हैं, वो सब जो है हवा हवाई वाले हैं। वो ट्विटर वाले हैं, दफ्तरों में बैठ के वीसी करने वाले हैं, वो क्षेत्र में जाते नहीं है, ग्राउंड पे जाते नहीं है। और हर जगह ना राहुल गांधी जा सकता, ना प्रियंका गांधी जा सकती कि वो एक एक सीट पे जाए, एक एक जगह जाए। आज आप मुझे बता दीजिए कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां बहुत मजबूत संगठन ऊपर से नीचे तक कांग्रेस का है। एक मुझे बता दीजिए जहां इनकी सरकार भी है, वहां भी संगठन बहुत मजबूत हो, मुझे उस पर भी संशय है। वहां भी आपको भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को इसलिए भी फायदा मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जो दूसरे संघ के सहयोगी दल हैं, वो बड़ा उनका सहयोग करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हर जगह फायदा होता है। तो कांग्रेस की अपनी ये मजबूरियां हैं, कांग्रेस की अपनी ये रणनीति है, लेकिन जब तक एक साथ आके सबको नहीं सड़क पर उतर के नहीं कुछ करना पड़ेगा और जेपी आंदोलन की तरह नहीं मुहिम चलाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के इस भूत से इनका पीछा नहीं छूटेगा। ये इनके कंधे पे बैठा रहे।